हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। आई एम श्योर आपको पता होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारे देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज काम करती हैं। और ये फैक्ट्रीज बेसिकली क्या करती हैं, हमारी जो थल सेना है, वायु सेना है, उसके बाद जो नौ सेना है, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गन्स वगैरह हो गया, रॉकेट्स वगैरह हो गया, बॉम्ब्स हो गया, ग्रेनेड्स हो गया, मिलिट्री व्हीकल जो गाड़ियाँ होती है, जो आर्म्ड व्हीकल्स होती हैं, केमिकल्स, ऑप्टिकल डिवाइसेज, जो पैरासूट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सारे प्रोडक्ट का निर्माण होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। और हमारे देश में इनकी संख्या 41 है, यानी कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे। और ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उसके अंतर्गत ये काम करती है। नाउ यहाँ पे इससे रिलेटेड एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा एक ऑर्डर को पास कर दिया गया है, जिससे अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का यहाँ पे अंत हो जाएगा और इसके जगह पे 7 DPSUs के द्वारा काम किया जाएगा 1 अक्टूबर से। अब देखिए, PSUs के बारे में आपने सुना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे DPSUs क्या होता है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो उसी तरह से अब जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं 41, वो अब 7 में तब्दील हो जाएंगे और PSUs के तरह काम करेंगी। देखिए, बहुत ही पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है ये, 1775 से ये काम कर रही है हमारे देश में। तकरीबन 246 साल ये पुरानी है और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता के आयुध भवन में दिखेगा, जिसको कि अभी बेसिकली डिसॉल्व कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। दुनिया में ये 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। एशिया में ये 2nd लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है और इसके अंतर्गत तकरीबन 75,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, जो टोटल पूरा 41 फैक्ट्रीज है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको लेकर के कब ये बात हुआ था कि इसको डिसॉल्व किया जाएगा, तो पिछले साल जब आत्मनिर्भर भारत के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया था, तब उस समय इन्होंने कहा था कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसको यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसको यहाँ पे कॉर्पोरेटाइज भी कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेटाइज का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये निजीकरण से बहुत अलग है। मान लीजिए कि एक ABC कंपनी है, ठीक है, और वो पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। सरकार जो भी डिसीजन लेना होता है वो सरकार ही लेती है उस कंपनी का। अब सरकार के पास सिर्फ ये तो काम है नहीं, सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, उस कंपनी में एक मैनेजर को अपॉइंट कर देती है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है और उसको पावर दे देती है कि आप इस कंपनी का जो भी फैसला वगैरह होता है वो लोग आप लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली क्या होता है, सरकार ने लोगों को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, सरकार का जो ओनरशिप रहता है वो सरकार के ही पास रहता है। लेकिन अब ये कंपनी कैसे रन कर रही है, अब ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह रन कर रही है, जैसे कि किसी दूसरी कंपनी में, जैसे कि आपने बैंक वगैरह में देखा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होता है, तो उस तरह से रन कर रही है। कॉर्पोरेटाइजेशन भी यही है। कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, उस गवर्नमेंट एंटिटी को रीऑर्गेनाइज करना, इस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना ताकि उसका जो ओनरशिप है वो तो पूरा सरकार के ही पास रहे, लेकिन उसका जो काम काज करने का तरीका है वो पूरा प्राइवेट के तरह हो जाए। तो यहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि जो हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसको भी यहाँ पे कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से। जो इसका अभी फिलहाल ये बोर्ड है, इसको बंद कर दिया जाएगा और इसके जगह पे जो है 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम करेंगे। देखिए, इससे होगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी जो भी 41 फैक्ट्रीज में एसेट्स वगैरह हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी मैनेजमेंट है, इन सबको अभी 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो 75,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ये जो गवर्नमेंट एंटिटीज होंगे उनके नाम दिए गए हैं। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड एंड इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। तो ये 7 बेसिकली DPSUs हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड होंगे। इसका जो 100% ओनरशिप होगा वो सरकार के पास रहेगा। तो अभी के लिए तो ये फिक्स है कि सरकार इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रही है। अब अगर बात करते हैं एम्प्लॉय के बारे में कि इसमें जो इतने ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे, 75,000 के करीब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। देखिए, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ग्रुप A, B, C जो भी काम कर रहे हैं इस कैटेगरी के, इन सबको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा डेप्यूटेशन बेसिस पे। डेप्यूटेशन क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कि कोई एक
कोई एक आदमी है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो उसको उस कंपनी के दूसरे ब्रांच में या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, किसी दूसरे पोस्ट पे। तो यही क्या कहलाता है? डेप्यूटेशन कहलाता है। यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ये 7 DPSUs में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 2 साल के डेप्यूटेशन पीरियड पे। और यहाँ पे ये साफ कहा गया है कि इनको किसी प्रकार का अलाउंस नहीं दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से ये जो पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही में ये जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके पास ये पावर है कि ये इन एम्प्लॉयज के लिए अलग से रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। और साथ ही में 2 साल में जो है इन एम्प्लॉयज से ये पूछा भी जाएगा कि आपको जो पोस्ट मिला है, आप जिस पे काम कर रहे हैं, क्या आप उस पे परमानेंट रहना चाहते हैं? ये एक उनसे जो है ऑप्शन उनको दिया जाएगा, उनसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जाएगा। साथ ही में ये फिक्स कर दिया गया है, बहुत सारे एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह को लेकर के काफी ज्यादा चिंता हो रहा था, तो यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया है कि अभी एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिल रहा है उससे कम सैलरी वहां पे नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। और इन सब चीजों को देखने के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कमेटी को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए पिछले 1-2 दशक से बहुत सारे हाई लेवल कमेटी बैठाई गई थी ये देखने के लिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कैसे काम कर रही है। जैसे कि TKA नायर कमेटी 2000 में बैठाई गई थी, विजय केलकर कमेटी 2005 में बैठाई गई थी, रमनपुरी कमेटी 2015 में बैठाई गई थी। और इन सबके द्वारा भारत सरकार को एडवाइस दिया गया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यहाँ पे कॉर्पोरेटाइज कर देना चाहिए। तो ये अभी का ही फैसला नहीं है भारत सरकार का, काफी सोच समझ करके ये फैसला लिया गया है। उसके अलावा मार्च 2018 में कैग की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग 41 फैक्ट्रीज, इनको जो टारगेट दिया जाता है उनको वो पूरा नहीं कर पाती है। 2017-18 में जो इनको टारगेट दिया गया था उसका इन्होंने सिर्फ 49% ही पूरा किया था। तो सबसे मेन रीजन तो यही है कि जो यहाँ पे इनएफिशिएंसी है प्रोडक्शन के मामले में, उसको ठीक करना, जो क्षमता है उसको बढ़ाना। और ऐसा करने से इसको अगर कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये कंपनी की तरह काम करेगी, जिससे इनका जो प्रोडक्शन का क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगा, कॉस्ट कंपिटिटिव बनेगा प्रोडक्ट, और साथ ही में जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो भी इंप्रूव होगा। इन सब के अलावा जो एक मोनोपोली बन गया है वो ठीक होगा और इनोवेशन होगा साथ ही में। और यहाँ पे क्योंकि इनको पावर दिया जाएगा कुछ कुछ, तो काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। नाउ एट लास्ट हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है बेसिकली यहाँ पे कि सरकार का ये कदम जो है कॉर्पोरेटाइजेशन, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम है। और उसके अलावा उनको ये भी डर है कि वो अपनी नौकरी यहाँ पे खो जाएंगे, अपनी नौकरी को वो यहाँ पे खो देंगे, क्योंकि 41 से जो है 7 DPSUs में इसको तब्दील कर दिया जा रहा है। तो हालांकि सरकार के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक कॉर्पोरेट की तरह ट्रीट किया जाए तो ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है डिफेंस इक्विपमेंट का, उसके लिए जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डिमांड, कभी बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा कही जा रही है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।